तो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल AKTU अड्डा पर, जहां हम इस वीडियो में यूनिट 4 को किल कर रहे होंगे। और अपना टारगेट तो याद है ना, अपने को 90 मार्क्स लेकर आना है। सो जैसे सारे वीडियोस में हमने अच्छे से पढ़ाई की, यूनिट 4 को भी अच्छे से किल करना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आपको पता है, नोट्स आगे शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाले हैं। ग्राफिक्स का भी यूज किया हुआ है, जिससे कि आप इजीली समझ सको एंड 90 मार्क्स आपके करीब हो। ट्रिक्स का भी यूज किया गया है, जैसे फिट जी वैसे प्रिट जी। ओके, क्वांटम नोट्स को भी हम रेफर करेंगे जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। एंड 90 मार्क्स जो कि 80 70 70 60 सबके आ जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 10 to 15 मार्क्स के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी एंड टिप्स भी बताई जाएंगी। ओके, शुरू करते हैं। AKTU-TC एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। हम सबको अब तक पता चल ही चुका होगा। हेडिंग्स प्लस कीवर्ड पर ध्यान देंगे। अगर हम नोटबुक में हेडिंग्स और कीवर्ड्स के अराउंड अपने फ्रेजेस को फ्रेम करेंगे तो मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे कीवर्ड्स पे ही ध्यान देता है। ओके, तो देखते हैं हम सिलेबस। सो यूनिट 4 इज ऑल अबाउट टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन कौन सी टेक्निकल कम्युनिकेशन की स्किल्स हमें आनी चाहिए जिससे हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सो फर्स्ट स्किल हम सीखेंगे इंटरव्यू स्किल, देन आर्ग्यूमेंटेशन स्किल, बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल, सोशल कम्युनिकेशन की स्किल। सो यूनिट 4 का आप मोटिव समझ गए ना। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अपना फर्स्ट टॉपिक है इंटरव्यू। फर्स्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल जो आनी चाहिए वो है इंटरव्यू स्किल। ओके, नाउ सर व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू इंटरेक्शन है दो लोगों के बीच, जिससे हम सामने वाले की नॉलेज टेस्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर व्हाट? वो एक जॉब भी हो सकती है, प्रमोशनेबल पोजीशन भी हो सकती है। ऑल्सो इंटरव्यू के थ्रू हम परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। हम सब ने आज तक कभी ना कभी तो इंटरव्यू दिया ही होगा ना। हम कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं, इंटरव्यू तो दिया ही होगा। अरे भैया, सोसाइटीज में जब रिक्रूटमेंट होते हैं तब इंटरव्यू के थ्रू ही तो होता है। सबके कॉलेज में सोसाइटीज होंगी, वहां हमने इंटरव्यू कभी ना कभी फेस किया ही होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू क्लियर है आई गेस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू सिलेक्ट अ पर्सन फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क। नॉर्मल सी बात है यार, लिख देना टू सिलेक्ट अ पर्सन। टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, नॉर्मल सी बात है भाई, लिख देना। एंड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे? क्योंकि जितनों का इंटरव्यू लेते हैं, जितने लोगों का हम इंटरव्यू लेते हैं, उतने व्यूज हमें पता चलते हैं। कलेक्शन ऑफ व्यूज होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। सो इंटरव्यू किल्ड। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एम्प्लॉय। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या जानते हो? कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या आना चाहिए अच्छे एम्प्लॉय को। फर्स्ट है टेक्निकल स्किल्स, सेकंड एनालिटिकल स्किल, थर्ड मेंटल एजिलिटी, फोर्थ कम्युनिकेशन स्किल्स, फिफ्थ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड सिक्स्थ लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप तो सब अपनी सीवी में लिखते हैं, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब पाइथन जावा ये सब, ठीक है। जो पाइथन जावा में आती है वो टेक्निकल स्किल्स में आता है। एनालिटिकल स्किल्स मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करके सॉल्यूशन निकालना। कितना जल्दी हम एनालाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, दैट इज द टेस्ट ऑफ आर एनालिटिकल स्किल। थर्ड, मेंटल एजिलिटी। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी कंफर्टेबल रहना, माथे पर शिकन नहीं आना। मतलब कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी गई तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टेंशन लेके सोचता रहूं, या तो कंफर्टेबली उसके सॉल्यूशन पर फोकस करूं। तो मेंटल एजिलिटी है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है कि हम कंफर्टेबल रहकर सॉल्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। एंड आई होप कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप तो क्लियर ही होगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेपरेशन फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हम क्या क्या तैयारी कर जाएं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो और ये क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, अपने आप को अज्यूम कर लो कि आप खुद इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक है, तो आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे, वही कॉपी में लिख दो। सो हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे? सेल्फ एनालिसिस। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सेकेंड स्टेप, टू फाइंड आउट हाउ रेलिवेंट वी आर
फॉर द जॉब वी आर सीकिंग, मतलब जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम वहां पे रेलिवेंट हैं भी कि नहीं। अब आप हो इंजीनियर, ठीक है, और इंटरव्यू चल रहा है डॉक्टर के लिए, तो वी आर 0% रेलिवेंट टू दैट जॉब, तो वहां देने जाने का मतलब ही नहीं है ना। तुम स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या अपनी एनालाइज करोगे भाई, तुम तो वहां के लिए रिलेटेबल ही नहीं हो, ठीक है। सो सेकंड स्टेप में हम कितने रेलिवेंट है जॉब के लिए ये देखना है। थर्ड स्टेप इज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मान लो आप कोई कंपनी एक्स में अप्लाई करने जा रहे हो, या मान लो आप अमेजोन में अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। तो जनरली आप जहां अप्लाई करते हो ना, उसकी हिस्ट्री क्या क्या काम करती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें जब हम जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या काम करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके रखनी चाहिए, ठीक। फोर्थ स्टेप, टू इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइकली टू बी आस्क्ड एंड देयर प्रोबेबल आंसर। बताते नहीं हमारे मम्मी पापा बचपन में, शीशे के सामने बैठकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने से क्वेश्चन फॉर्म करो और आंसर देने का ट्राई करो, जिससे कि हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, फुली प्रिपेयर्ड। ओके, तो पहले हमने सेल्फ एनालाइज किया, स्ट्रेंथ को जाना, सेकेंड स्टेप में रेलिवेंस को जाना, थर्ड स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर की कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, फोर्थ स्टेप में इमेजिन किया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइनल स्टेप टू डिस्कस विद अ फ्यू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अबाउट इट्स वर्क कल्चर। जब आप इंटरव्यू देने पहुंच चुके हो, या मान लो 2-3 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, तो वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां के वर्क कल्चर के बारे में जानो, कैसे कंपनी काम करती है, अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, फ्रेंडली इंटरव्यू लेते हैं, या एटीट्यूड में इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी तैयारियां करके इंटरव्यू में जाओगे तो भैया अमेजोन क्या, मेटा क्या, आप आप क्या पता इस अर्थ के बाहर रिक्रूट हो जाओ, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप सीखे एक बार फिर से रिवाइज करो। सेल्फ एनालिसिस किया, अपनी स्ट्रेंथ को जाना, सेकंड स्टेप में रेलिवेंस को जाना अपनी, थर्ड स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर की कंपनी के बारे में, फोर्थ स्टेप में काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो हमने अज्यूम किए, ठीक है। फाइनल स्टेप में एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस किया कि क्या वर्क कल्चर है, ठीक है। सो यार नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम प्यार से जीडी बोलते हैं। तो ये एक ओरल कम्युनिकेशन सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे हम ओरली चीजों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स मीट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम। अब ग्रुप डिस्कशन तो सबने देखा ही होगा, ऐसे हम टेबल पे 5-6 लोगों को बैठा दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और हम सबसे बोला जाता है कि आप इस टॉपिक पर अपने विचार प्रेजेंट करो, ठीक है। तो एक ओरल कम्युनिकेशन सिचुएशन है जहां पे कई सारे प्रोफेशनल्स मीट करते हैं, टेबल पर बैठते हैं टू डिस्कस अ प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, टू नो डिफरेंट व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट। सब अलग अलग दिमाग के हैं, सब अपने अलग अलग व्यूज प्रेजेंट करते हैं, जनरेट्स पाइल ऑफ आइडियाज। यार ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर था, अगर ये अकेले सोचता तो इसके पास सिर्फ सिंगल आइडिया होता, लेकिन ग्रुप डिस्कशन करने से हमारे पास नंबर ऑफ आइडियाज आ जाते हैं, जनरेट्स पाइल ऑफ आइडियाज। जीडी ब्रॉडेन्स द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पार्टिसिपेंट, यानी मैं एक लिमिट तक सोच सकता था, लेकिन जब मैं ग्रुप डिस्कशन में बैठता हूं तो मैं 10 लोगों की बातें सुनता हूं, तब मुझे समझ आता है कि अच्छा यार ये चीज इस एक्सटेंट पे भी जा सकती थी, इस टॉपिक का ये पहलू भी हो सकता था। तो इससे क्या होता है, हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। डेवलप द स्किल इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बातचीत करने की अच्छी खासी स्किल आ जाती है, एक दूसरे को सुनने की स्किल आती है, ठीक है। जीडी बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है कि हम कितना कामली इतने लोगों को हैंडल कर लेते हैं, बिना एरोगेंट हुए, अपनी बात को डोमिनेट किए हुए इतने सारे लोगों में हम अपनी बात को आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट्स फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, तो सबसे पहले ये जान लो कि जीडी में हमें क्या क्या नहीं करना है। तो पहली चीज सबको पता है, नीदर रेज योर वॉइस टू हाई और नॉट स्पीक टू सॉफ्टली। ना ज्यादा तेज बोलो क्योंकि एरोगेंट लगोगे, ना ज्यादा धीमे बोलो, ठीक है। एक ऑप्टिमम वॉइस पे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाओ। डोंट स्पीक कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। यार जीडी सबके व्यूज जानने के लिए होता है और हमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि 10 मिनट में इस ग्रुप का डिस्कशन खत्म करना है। तो आप पूरे 10 मिनट तुम ही तो नहीं बोलोगे ना, सबको मौका देना चाहिए। डोंट स्पीक कंटिन्यूसली, शुरुआत में कुछ बोल लो, जहां पे अगर आप कोई बोल रहा है तो प्लीज करके अगर आपको कोई पॉइंट रखना है तो वहां पे अपना पॉइंट रख लो, लेकिन ये ना हो कि आप ही कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हो। डोंट जंप टू कंक्लूजन, अगर जीडी के लिए आपको 10 मिनट मिले हैं तो भैया तीसरे ही मिनट पे जब अपनी स्पीच खत्म कर रहे हो तो कंक्लूज मत कर दो, कंक्लूजन पर मत पहुंच जाओ कि इस टॉपिक का यहीं पे खत्म होता है। मान लो जीडी हमें दिया जाता है, डिस्कस करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है कि गलत। अब आपको लगता है कि सही है, आप तीसरे ही मिनट बता दोगे यस इस बिल को पास कर दिया जाना चाहिए। नहीं भाई,
ग्रुप डिस्कशन हुआ ही इसीलिए कि उसके नेगेटिव पॉइंट भी कोई बताए, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी सब बताएं, ठीक है। तो डोंट जंप टू कंक्लूजन, डोंट मेक एनी पर्सनल रिमार्क, किसी भी इंसान पर पर्सनल अटैक नहीं करना है। आप जिस टॉपिक पर बात करने बैठे हो उस टॉपिक पर बात करो, सबका अपना हक है। जिसको निगेटिव में बोलना होगा निगेटिव में बोलेगा, जिसको पॉजिटिव में बोलना होगा पॉजिटिव में बोलेगा, बट डोंट मेक एनी पर्सनल रिमार्क। ऑल्सो डोंट डोमिनेट द डिस्कशन, डोंट टेक ओवर द डिस्कशन, ठीक है। डोमिनेट मत करो कि आप बोलते जा रहे हो। अगर कोई कुछ बोलना भी चाह रहा है तो आप उसे बोलने नहीं दे रहे, अपना पॉइंट फिर से आगे रख दे रहे हो। दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो जीडी हमारा मेन चीज एरोगेंस चेक करने के लिए होता है कि हम लोगों की बातें सुन पाते हैं कि नहीं। ओके, सो डोंट डोमिनेट द डिस्कशन, डोंट टेक ओवर इट। और लास्ट, डोंट बी असर्टिव इन प्रेजेंटिंग द व्यूज, यानी अपने ही व्यूज पर फोकस मत करो, दूसरों के व्यूज को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक डोंट्स क्लियर होंगे कि अपनी आवाज रेज मत करो, कंटिन्यूसली मत बोलो, डोंट जंप टू कंक्लूजन, पर्सनल अटैक नहीं करना है, डोमिनेट मत करना। ओके, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, मतलब किस किस तरह से ग्रुप डिस्कशन किए जा सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कंडक्ट, यानी क्या रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पर हम ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं, तो उस बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, अनस्ट्रक्चर्ड, रोल प्ले, जीडी विद नॉमिनेटेड लीडर। देन सेकेंड बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टॉपिक, मतलब कैसा टॉपिक हम ग्रुप डिस्कशन के लिए दे रहे हैं। सो उस बेसिस पर किस टाइप के जीडी हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल जीडी, एब्स्ट्रैक्ट जीडी, केस स्टडी जीडी। तो चलो एक एक को देखकर पोस्टमार्टम करते हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड जीडी। यहां पे क्या होता है, टॉपिक पहले से डिसाइडेड होता है। कौन डिसाइड करके रखता है, ऑर्गेनाइजर। मतलब अगर हम सब एक जीडी में पार्टिसिपेट करने गए तो वहां टॉपिक पहले से प्री डिसाइडेड होगा। किसके द्वारा डिसाइडेड होगा, ऑर्गेनाइजर के द्वारा। टाइम फ्रेम इज अलॉटेड, एक टाइम फ्रेम अलॉट कर दिया जाता है, मान लो 15 मिनट, 10 मिनट, जितने में एक ग्रुप को डिस्कशन अपना खत्म करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड जीडी में सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज होता है, टॉपिक पहले से डिसाइडेड रहता है, टाइम फ्रेम पहले से डिसाइडेड रहता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमको जीडी खत्म करना रहता है। मतलब अगर 5 लोग हैं तो हम पांचों लोगों को अपनी बात 15 मिनट के अंदर खत्म करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर जीडी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ओके, सो टॉपिक डिसाइडेड, टाइम फ्रेम इज डिसाइडेड और मोस्ट कॉमन, ठीक। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड जीडी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, टॉपिक पार्टिसिपेंट्स खुद डिसाइड करते हैं। मान लो हम 5 लोग हैं, मैं, तुम और तुम्हारे दोस्त 3-4 लोग हैं, हम 5 लोग जीडी करने जा रहे हैं, तो वहां ऑर्गेनाइजर डिसाइड करके नहीं रखता, हम अपने ग्रुप का टॉपिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड जीडी। यहाँ पे टाइम फ्रेम अलॉट नहीं किया जाता, ठीक है। या तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइम फ्रेम अलॉट कर लेते हैं कि यार हम सब लोग 20 मिनट लेते हैं, इसमें अपने को जीडी खत्म करना है, नहीं तो जिसको जितनी देर बोलना है यार बोलते रहो। अनस्ट्रक्चर्ड जीडी है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बोलते रहो, रुक जाओ, जो करना है करो, ठीक है। सो टॉपिक पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करते हैं, टाइम फ्रेम अलॉटेड नहीं होता और सबसे कम यूज किया जाता है यार, ये लीस्ट यूज्ड है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड जीडी। तो डिफरेंस क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड में हमारे पास टॉपिक प्री डिसाइडेड होता है, टाइम फ्रेम अलॉटेड रहता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में टॉपिक डिसाइडेड नहीं रहता, पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं और टाइम फ्रेम भी अलॉटेड नहीं होता। आई थिंक क्लियर होगा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। लेट्स मूव फर्दर। थर्ड इज रोल प्ले जीडी। रोल प्ले जीडी, ट्रिक बना लो, रोल प्ले मतलब एक प्ले हो रहा है जहां पे हमें रोल दिया जाता है, उस तरह का जीडी है ये, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर गिवन स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले, ठीक है। एक हमें सिचुएशन दे दी जाएगी, मान लो पार्लियामेंट की सिचुएशन है, तो किसी को राहुल गांधी बना दिया जाएगा, किसी को नरेंद्र मोदी जी बना दिया जाएगा, किसी को नीतीश जी बना दिया जाएगा, किसी को ममता बनर्जी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां हम अपने रोल के विदिन बोलेंगे, हमारी जो भी माइंडसेट हो, हमारी जो भी विचारधारा हो, लेकिन अगर हमें ममता बनर्जी का रोल मिला है तो उस रोल के विद इन रोल्स, मतलब उस रोल के अंदर रहते हुए हमें डिस्कशन को करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो रोल प्ले जीडी में पार्टिसिपेंट को रोल दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको हमें निभाना रहता है। उसी के अंदर रहते हुए हमें टॉपिक को डिस्कस करना है और उस जो प्रॉब्लम दी गई है, जो भी टॉपिक दिया गया है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो रोल प्ले जीडी, यहाँ पे हमें रोल दे दिए जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज जीडी बाय नॉमिनेटेड लीडर। इसका क्या मतलब है, जनरली क्या होता है ना, जब हम जीडी में जाते हैं, जब हम 5 लोग गए जीडी में, तो हम सब बराबर है, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर ट्रीटेड एज इक्वल, ठीक है। नो वन इज नॉमिनेटेड एज लीडर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। जनरली ऐसा ही होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, रोल प्ले सब बराबर होते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स इक्वल होते हैं, प्योर डेमोक्रेसी। लेकिन जीडी बाय नॉमिनेटेड लीडर में क्या होता है ना, यहाँ पे हम 5 में से किसी एक को लीडर नॉमिनेट कर दिया जाएगा,
अब वो या तो जो फैसिलिटेटर है, सॉरी जो ऑर्गेनाइजर है, वो हम पांचों में से किसी को लीडर बना देगा, नहीं तो हम पांचों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी एक को नॉमिनेटेड लीडर बना देते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, इनिशिएट करता है और समराइज करता है जीडी को। मतलब उस ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत भी वही करेगा जो लीडर है, और समराइज भी करेगा सारे जितने पांचों लोगों ने बोला ना, सबके पॉइंट्स लेकर जो लास्ट में समरी निकलती है उसको लीडर बताता है। ठीक है, तो जीडी बाय नॉमिनेटेड लीडर, जिसमें कि एक लीडर नॉमिनेट कर दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में से ही। ओके, तो क्या क्या हो गए, स्ट्रक्चर्ड जीडी, अनस्ट्रक्चर्ड जीडी, जीडी बाय नॉमिनेटेड लीडर एंड रोल प्ले जीडी। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर होगा। और हाँ यार, इन नोट्स को बनाने में ही बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मेरे वीडियोस 1 मंथ 1.5 मंथ इतने गैप पर आते हैं, क्योंकि मैं जो नोट्स देना चाहता हूँ वो एकदम परफेक्ट रखना चाहता हूँ कि तुम्हें देख कर ही समझ आ जाए, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यार प्लीज़ इतनी मेहनत को रिवॉर्ड कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आ रहा है पढ़ाना और नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो, और कमेंट कर कर बताओ कि कैसा लग रहा है पढ़ के। अगर कोई सजेशन हो, कुछ इंप्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन कमेंट करके कुछ भी बताओ कि कैसा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जीडी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टॉपिक। अब यहाँ पे टॉपिक के बेसिस पे कितने टाइप की जीडी होती हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक, राखी सावंत उर्फी जावेद, इस टाइप के टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो सकते हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं यहाँ पे, कंट्रोवर्शियल होते हैं। कैन इनिशिएट आर्गुमेंट, ऐसे टॉपिक जब मिल जाते हैं ना तो उससे आर्गुमेंट हो जाता है। करने तो हम पहुंचे डिस्कशन ना, लेकिन कंट्रोवर्शियल टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में आर्गुमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इससे हमारा फायदा ही है, जो जज करने बैठा है उसका फायदा है। उससे वो कौन सा फैक्टर जज करता है, पार्टिसिपेंट्स का माइंडसेट जज कर लेता है। बेटर वे टू जज द माइंडसेट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक जीडी में हमें टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल मिलते हैं, सीधी सी बात, जिससे कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, और इससे हमारा क्या माइंडसेट चेक कर लिया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए इस एआई इमरजेंसी इज गुड। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, क्योंकि एआई के हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत हैं, एआई की अच्छाई भी बहुत है, तो इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन या कुछ कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। हम 5 लोग बैठे हैं, कोई बोलेगा एआई इज गुड, एआई में जो जो एडवांसमेंट हो रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, कोई बोलेगा इतने एडवांसमेंट अभी ज़रूरी नहीं है, जितने हो चुके हैं उतने काफ़ी हैं। ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस तरह से दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अनक्लियर। ओके, तो टॉपिक यहाँ पे अनक्लियर होता है, उसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, एम्बिगुअस हो सकता है। बेटर वे टू जज दी क्रिएटिव एबिलिटी, मतलब कि एक टॉपिक दे दिया गया, उसके कई सारे मीनिंग है, तो हम जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं ना, अपने अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकालेंगे, अपने अपने क्रिएटिव एबिलिटी के हिसाब से हम अलग अलग मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे, उस बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या जजमेंट हो सकता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं वो क्या जज करते हैं, हमारी क्रिएटिव एबिलिटी चेक करते हैं। ओके, एवरी पार्टिसिपेंट कैन हैव ओन इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे हम फ्री होते हैं कि हम अपने हिसाब से टॉपिक को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए 1 and 1 make 11 डिस्कस। ठीक है, तो अब इसको आप किसी भी सेंस में ले सकते हो, आप इसको यूनिटी के सेंस में भी ले सकते हो, 2 लोग काम कर रहे हैं और वो साथ में काम करते हैं तो उससे अच्छा, और तो उससे बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब कोई दूसरा इंसान इसको किसी और सेंस में भी ले सकता है, इसको मैथ्स के सेंस में ले सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कई सारे अपने अपनी ओन इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो पहला था कंट्रोवर्शियल टॉपिक, यहाँ पे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक दिया जाता है जिससे कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, यहाँ पे अनक्लियर टॉपिक दिया जाता है जिसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, और हर पार्टिसिपेंट फ्री है अपनी ओन इंटरप्रिटेशन बनाने को। ठीक है, थर्ड इज केस स्टडी टॉपिक, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड है, ओके सॉरी। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक क्या होते हैं ना, सिचुएशन इज प्रोवाइडेड, केस स्टडी हमसे करवाई जाती है। ठीक है, तो टॉपिक कैसे दे दिया जाता है, एक सिचुएशन बेस्ड टॉपिक दे दिया जाता है, एवरी पार्टिसिपेंट को एनालाइज करने को दिया जाता है सिचुएशन को, एवरी पार्टिसिपेंट इज गिवन टू एनालाइज द सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन दे दी जाती है और पार्टिसिपेंट से बोला जाता है कि आप एनालाइज करो। ठीक है, बेटर वे टू जज द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन, एक सिचुएशन रहती है तो वो टफ सिचुएशन होगी ना, डिस्कशन के थ्रू उसका सॉल्यूशन चाहता है ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो क्या चेक करता है, एबिलिटी टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो केस स्टडी में हमें एक सिचुएशन बेस्ड टॉपिक दिया जाता है जहां पे पार्टिसिपेंट को एनालाइज करनी रहती है सिचुएशन और सॉल्यूशन निकालना रहता है। ठीक है, एग्जांपल, शुड वी कंस्ट्रक्ट डैम ऑन रिवर गंगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी है, एक सिचुएशन हो गई, क्लियर।
अच्छा अच्छा, एक और चीज, जिसको भी ऑनलाइन पैसे अर्न करने हैं सही तरीकों से, असली तरीकों से, तो वो इस वीडियो पर जा सकते हैं। क्या पता तुम्हारी भी लाइफ चेंज हो जाए। ये मेरे फरवरी मंथ की स्लिप है। कैसे कैसे मैंने सिर्फ फेब में बैठे बैठे 20,000 रुपीज कमाए। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बैठे बैठे ऑनलाइन उस वीडियो में बताया है। एक और स्लिप देखोगे, ये तुम्हारे जैसे ही AKDU की स्टूडेंट है, गलगोटियास कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी स्लिप देखो। उसने भी उसी सेम मंथ में, फेब में, 13,627 कैसे कमाए। सारी ट्रिक्स टिप्स उस वीडियो में है। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट वेज से फाइनेंशियली स्टेबल होना भी अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। कब तक यार मम्मी पापा पर डिपेंडेंट रहोगे। आज के जमाने में पैसिव इनकम सोर्स यानी कि एक पार्ट टाइम इनकम होना बहुत जरूरी है। देखना वीडियो, क्या पता तुम्हारी भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। ठीक है, तो यार अब बारी है सेमिनार की। हाँ हाँ, वही सेमिनार जिसमें बैठकर हम लोगों को नींद आ जाती है। कॉलेजेस स्कूल में बहुत सोया है सेमिनार्स में। ठीक है, तो सेमिनार क्या होता है? एक फॉर्मल मीटिंग होती है, फॉर्मल डिस्कशन होता है। ये भी एक टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल है। अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए हम सेमिनार का भी यूज करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहां पे एक समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर बहुत सारी जनता को, बहुत सारी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देता है। कैसी इंफॉर्मेशन? यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हंसी मजाक चल रहा है तो भाई उसे सेमिनार नहीं बोलेंगे, उसे स्टैंड अप कॉमेडी बोलेंगे। ठीक है, एंटरटेनमेंट प्ले प्ले चल रहा है इसी स्टेज पर, इसी ऑडिटोरियम के स्टेज पर अगर प्ले प्ले चल रहा है तो उसे एंटरटेनमेंट बोलेंगे, सेमिनार नहीं बोलेंगे। लेकिन जब यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, एकेडमिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, तब वो क्या हो जाता है? सेमिनार। सो इट इज अ फॉर्मल मीटिंग हेल्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। इतना कॉपी में लिख कर आना। या तो बिजनेसमैन सेमिनार करते हैं हमारे कॉलेजेस में आके, इंडस्ट्री पीपल करते हैं, एकेडमिक्स करते हैं। ओके, ड्यूरिंग अ सेमिनार पीपल प्रेजेंट देयर रिसर्च, न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू गेट द व्यूज ऑफ अदर्स। सेमिनार में क्या होता है? या तो कोई नई रिसर्च होती है, यानी नई कोई स्कीम या नया कोई तरीका। ठीक है, एंड न्यू टेक्नोलॉजी, या जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको सेमिनार में प्रेजेंट किया जाता है। क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है? रिसर्च, न्यू प्रोसेस या न्यू टेक्नोलॉजी। क्यों किया जाता है? ताकि सारे लोगों का व्यूज मिले। ठीक है, सो नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंडक्टिंग अ सेमिनार। अपने को तीन प्रिपरेशन करनी है, तीन मेथड से। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रिपरेशन। देन स्पीकर की प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन। और थर्ड, इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस। ओके, इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा सेमिनार बहुत अच्छा कंडक्ट होगा। प्रेजेंटेशन पे प्रिपरेशन, यानी जो हम स्लाइड्स दिखा रहे हैं उस पर क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, वहां पे स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन का गोल मेंशन होना चाहिए। ठीक है, मॉडिफाई करो अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के हिसाब से। अगर इंटरनेशनल ऑडियंस है, फॉन्ट स्टाइल उस हिसाब से रखो। नेशनल ऑडियंस है, उस हिसाब से रखो। ठीक है, क्लियर मैसेज, बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं, क्लियर मैसेज, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए। यूजिंग थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली, यानी अगर आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर होगी, अच्छे से स्ट्रेटजाइज्ड होगी, तो लोगों को सीधे समझ आ जाएगी चीजें, उतना स्पीकर का रोल कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर की प्रेजेंटेशन, तो अब क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए? वॉइस क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को इंप्रूव करके रखना चाहिए, ताकि सेमिनार का जो इफेक्ट है ना ऑडियंस पे, बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली एंड एक्सप्रेसिवली, यानी जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और एक्सप्रेसिव रहो, जेस्चर्स का यूज करो। थिंकिंग ऑन आवर फीट, डेवलपिंग प्रेजेंटेशन सिंपल, यानी प्रेजेंटेशन को देखकर स्पॉन्टेनियस रहो, चीजों को स्पॉन्टेनियसली सोचते रहो। इनहेंसिंग आवर मैसेज टू बिल्ड ऑडियंस कॉन्फिडेंस एंड हार्मनी, अपना जो मैसेज आप कन्वे करने गए हो उसको ऐसा इनहेंस करो कि ऑडियंस भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार, ये जो बता रहे हैं वो बहुत सही चीज है और इनका पर्सपेक्टिव भी सही है, जो जिसको हम परसुएशन कहते हैं। ठीक है, थर्ड इज इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस। अब ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करोगे सेमिनार में तभी तो सही रहेगा ना भिड़ू। तो कैसे इन्फ्लुएंस करना है? इमीडिएट इंप्रेशन बना लो, तुरंत जाओ, तुरंत इंप्रेशन बनाओ। ऐसी लैंग्वेज का यूज करो जिससे कि ऑडियंस से कनेक्शन फील हो। जो भी मैसेज है फर्स्ट 60 सेकेंड में बता दो, तभी वो आपसे कनेक्शन फील करेंगे। नहीं तो उन्हें लगेगा ये मेरे काम का सेमिनार है ही नहीं, जैसे हम लोगों को लगता था। अगर कोई आईएएस या आईपीएस हमारे अगर कॉलेज में आता था, स्कूल में आता था, तो हम बड़ा ध्यान से सुनते थे, क्योंकि हम तुरंत कनेक्ट कर लेते थे कि हाँ यार मुझे ये बनना है। लेकिन वही सेम चीज अगर कोई रिसर्चर आके अपनी रिसर्च बताने लगता है,
तो हम बोर हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते ना। लेकिन अगर वही रिसर्चर शुरुआत के 60 सेकंड में बता दे कि ये रिसर्च हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, तो ऑडियंस तुरंत कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जब भी सेमिनार में बोल रहे हो, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। और स्पीकर को क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पर सेमिनार दे रहे हो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स टू इम्प्रूव अ सेमिनार। कैसे आप सेमिनार को इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो सेमिनार में अगर बोलने जा रहे हो तो प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, नर्वस एनर्जी को एक्साइटमेंट में ट्रांसलेट करो। ठीक है, सेमिनार में जाने से पहले अगर आप बोलने जा रहे हो तो यार सबको नर्वसनेस होती है, तो उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करो। ये सोचो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं कुछ तो टैलेंटेड हूँगा। ठीक है, थर्ड, अटेंड अदर्स प्रेजेंटेशन, यानी और लोगों की प्रेजेंटेशन आप देखो, सीखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आप पहले से बैठे रहोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा माइक में इधर जाने से चे 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 का साउंड आता है, उधर जाने से अच्छा कनेक्शन बनता है। तो अटेंड अदर्स प्रेजेंटेशन, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अराइव अर्ली, ये तभी कर पाओगे जब जल्दी आओगे। एडजस्ट टू सराउंडिंग, जल्दी आके तुम सराउंडिंग से एडजस्ट होने का मौका मिलता है। अगर आप जिस हॉल में रहते हो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी देर पहले पहुंच जाते हो ना, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, सराउंडिंग से। वहीं अगर 9:30 का पेपर है और आप 9:25 पे एंटर करते हो तो हड़बड़ हड़बड़ हो जाती है ना। तो जिस भी जगह जाना है, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल ही क्यों ना हो, अराइव अर्ली, एडजस्ट टू सराउंडिंग। सिमिलरली सेमिनार में भी जल्दी जाओ और सराउंडिंग से एडजस्ट हो। अगर ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, डीप ब्रीथिंग करो, स्माइल करो। ठीक है, गहरी गहरी सांसें लो, तो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, सेमिनार अच्छा जाएगा। क्या क्या करना है सेमिनार को इंप्रूव करने के लिए? प्रैक्टिस करो। ठीक है, नर्वस एनर्जी को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करो, दूसरों की प्रेजेंटेशन पे जाओ, सीखो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे में डील करना है, जल्दी जाओ, सराउंडिंग से एडजस्ट करो, डीप ब्रीथिंग एंड स्माइल। तो यार रोड मैप का तो तुम्हें पता ही है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो रोड मैप तुम्हारे पास रहेगा, तो डायरेक्ट तुम निकाल के परोस सकते हो। ठीक है, 49 का है, अगर परचेज कर सको परचेज कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, थर्ड इज आर्ग्यूमेंटेशन स्किल। आर्ग्यूमेंटेशन क्या है भैया? टू कन्विंस थ्रू लॉजिक बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। आर्ग्यूमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि सामने वाला हमारी बात मान ले। ओके, तो आर्ग्यूमेंटेशन की ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना। आर्ग्यूमेंटेशन इज टू कन्विंस थ्रू लॉजिक विच इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। यानी ऐसे ही फालतू में आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, लॉजिक के थ्रू कन्विंस करने को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, टिप्स टू इंप्रूव आर्ग्यूमेंट, कैसे हम आर्ग्यूमेंटेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेशन भी एक टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप जयशंकर को देखते हो अपने, हाँ वही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके पास बहुत ही बेस्ट क्वालिटी आर्ग्यूमेंटेशन स्किल है। ठीक है, वो चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन अपोजिशन हो, उनकी आर्ग्यूमेंटेशन स्किल के सामने कोई टिक ही नहीं पाता, क्योंकि उनके पास इतना तगड़ा लॉजिक है जिससे कि वो हमें कन्विंस कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है। ओके, टिप्स टू इंप्रूव आर्ग्यूमेंट, कैसे आप अपना आर्ग्यूमेंट अच्छा कर सकते हो? तो जब भी भाई बहस कर रहे हो, शांत दिमाग रख के, बी काम। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले की बात सुनो, तभी तुम कुछ आर्ग्यूमेंट कर पाओगे। ओके, सो बी काम, एक्टिव लिसनिंग, फॉरगिवनेस एंड अपोलोजाइजिंग। ठीक है, ये तो अपने लिए है, मतलब उनके लेवल पर नहीं, जयशंकर के लेवल पर नहीं, लेकिन फॉरगिव करना भी सीखो, अपोलोजाइज भी करना सीखो। अगर खराब लॉजिक दे रहे थे, गलत चीज को कन्विंस करने को कह रहे थे, तो अपोलोजाइज करो और फॉरगिव करो सामने वाले को। ओके, तो नेक्स्ट है कोहेशन। कोहेशन वैसे ज्यादा समझाने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। कोहेशन क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट। कोहेशन क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट दैट प्रोवाइड स्मूथ फ्लो टू टेक्स्ट। और इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है? ये स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करती है। ठीक है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनती है। अब समझते हैं कोहेशन का यूज क्या होता है। दो डिफरेंट वर्ड्स को या दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने को हम कोहेशन कहते हैं। स्मूथली जोड़ने को हम क्या कहते हैं? कोहेशन। दे आर ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स। ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स है, ये पेपर में लिख कर आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं काट सकता। सो दे आर ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू द अदर। एक सेंटेंस है जिसके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोहेशन का। कोहेशन एक प्रॉपर्टी है जो स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चंस के? आफ्टर दैट, हाउएवर, thus, therefore, similarly, for instance,
ये सारे वर्ड हैं जो कोहेशन लाते हैं। क्लियर? सो आई थिंक कोहेशन क्लियर होगा। कोहेशन आर ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स दैट प्रोवाइड स्मूथ फ्लो थ्रू टेक्स्ट। ओके, और ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। अब कोहेशन लाने के लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? ओके, कोहेशन इज अचीव्ड यूजिंग द 4 बेसिक मैकेनिकल कंसिडरेशन दैट प्रोवाइड ट्रांजिशंस बिटवीन आइडियाज। ओके, ये सारे जो भी हम 4 पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं? स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं। सो यूज ऑफ प्रोनाउंस से कोहेशन आता है, रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, यूज ऑफ ट्रांजिशनल टैग्स, यूज ऑफ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब इनको एक्सप्लेन क्या करना है, इनको याद ही करना है। ठीक है, तो ट्रिक है प्रिटजी। प्रिटजी कहाँ से आया है? फिटजी कोचिंग पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे ही प्रिटजी। पी फॉर प्रोनाउन, ठीक, पी फॉर प्रोनाउन, आर फॉर रेपिटेशन, ओके, प्रोनाउन रेपिटेशन, टी ट्रांजिशनल टैग्स, ट्रांजिशनल टैग्स, एंड जी फॉर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। प्रोनाउंस, रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, ट्रांजिशनल टैग्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्वेश्चन ला सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एम्फेसिस। स्ट्रेस गिवन टू अ वर्ड इज नोन एज एम्फेसिस, यानी जिस वर्ड पे, जैसे मैं इस तरह बोल रहा हूं ना, ये मैं एम्फेसिस दे रहा हूं। जिस वर्ड पे, मतलब वर्ड जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उस पे एम्फेसिस दे रहा हूं। सो स्ट्रेस, जो मैं स्ट्रेस दे रहा हूं बोलते वक्त टू अ वर्ड, दैट इज नोन एज एम्फेसिस। एम्फेसिस, एम्फेसिस। सो दिस इज स्ट्रेस जो मैं कि दे रहा हूं एक वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट कॉलेज, दिस इज द बेस्ट कॉलेज, यहाँ पे मैं बेस्ट पे एम्फेसिस दे रहा हूं। ठीक है, कैसे? क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस डाल के बोल रहा हूं ना। और ऐसा क्यों करते हैं? टू इंडिकेट द वर्ड्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, एम्फेसिस हम क्यों देते हैं? इंपॉर्टेंस बताने के लिए। अब राइटिंग में हम एम्फेसिस कैसे दे सकते हैं? रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स। जैसे यहाँ पे कीवर्ड हमारा बेस्ट ना, दिस इज द बेस्ट कॉलेज, तो बेस्ट को बेस्ट कॉमा बेस्ट कॉलेज, तो जब 2 बार रिपीट होगा तो रीडर एक बार सोचेगा कि अच्छा कहना क्या चाह रहा है, ये हमारा कीवर्ड है, तो उसे समझ आ जाएगा कि एम्फेसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन स्पीच एम्फेसिस इज द इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ अ वर्ड। किस इंटेंसिटी से आप बोल रहे हो या किस वॉल्यूम से आप किसी वर्ड को बोल रहे हो। ठीक है, तो स्पीच बोलते वक्त इस तरह एम्फेसिस दिया जाता है। राइटिंग के वक्त रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स के थ्रू हम एम्फेसिस दे सकते हैं। ओके, एम्फेसिस क्या है? स्ट्रेस गिवन टू अ वर्ड। क्लियर? एम्फेसिस क्या है? स्ट्रेस गिवन टू अ वर्ड। इसके अराउंड जितनी कहानी तुम लिख दोगे उसके बेसिस पर मार्क्स मिल जाएगा। हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या था एम्फेसिस में? एम्फेसिस क्या है? स्ट्रेस गिवन टू अ वर्ड। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन। और टॉपिक क्या है? मोड्स ऑफ डिस्कोर्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस किस वे के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोड्स ऑफ डिस्कोर्स यूनिट 4 से 10 मार्क्स में आने की इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान से सुनना। मोड्स ऑफ डिस्कोर्स की ट्रिक क्या है? डीन, डीन, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, ई फॉर एक्सपोजिशन, ए फॉर आर्गुमेंट, एन फॉर नरेशन। नरेशन एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का, डिस्क्रिप्शन एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, एक्सपोजिशन या आर्गुमेंट। ओके, सो फर्स्ट मोड इज नरेशन। नरेशन भाई मतलब कहानी सुनाना। ठीक है, नरेशन का मतलब कहानी सुनाना। अब कहानी फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकती है। और कहानी कैसे बनती है? रिलेटिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक एक इवेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अमित शाह वाला, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? तो बस नरेशन का मतलब कहानी सुनाना, जिसमें इन्वॉल्व्स रिलेटिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इवेंट्स में भी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, यानी असली भी हो सकते हैं या बनी बनाई कहानी भी हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग विद वंस अपॉन अ टाइम एंड एंड विद एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो ये कॉमन स्टार्टिंग है कि स्टार्ट करो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो एंड एंड विद एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी क्रो एंड क्रो की वाइफ मैडम लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो नरेशन एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, डिस्कोर्स का, मोड ऑफ डिस्कोर्स। सेकेंड मोड ऑफ डिस्कोर्स है डिस्क्रिप्शन। पहले नरेशन हमने कहानी सुना दी, ठीक है, वहां हम इतना नहीं घुसते कि क्या 5 सेंसेस फील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल है चीजों की। ओके, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, अच्छे से बताया जाता है कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, और ये हम कैसे कर सकते हैं? ग्रामर में हमें नाउन एंड एडजेक्टिव दिए गए हैं सारे काम करने के लिए, किसी भी चीज की विशेषता बताने के लिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं? टेल व्हाट थिंग्स आर लाइक अकॉर्डिंग टू द 5 सेंसेस। ओके, 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? हाउ अ थिंग लुक, हाउ इट साउंड, हाउ इट फील्स, हाउ इट टेस्ट, हाउ इट स्मेल्स। ओके,
कैसी वो दिखती है, सुनाई देती है, फील होती है, टेस्ट होती है, कैसी उससे स्मेल आती है, डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ओके, एंड किसके थ्रू, किन वर्ड्स के थ्रू, नाउन एंड एडजेक्टिव के थ्रू। इट इनेबल्स द रीडर टू विजुअलाइज कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड एक्शन। मतलब अगर डिस्क्रिप्शन मोड में कोई चीज लिखी गई है तो वहां हमें ये बताया जाएगा कि जो हमारा हीरो था वो कैसा दिखता था, ठीक है, कितना लंबा था, कैसा स्मेल करता था, ठीक है। तो अब आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर को विजुअलाइज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू। हम सेटिंग को, मतलब कि जो भी जहाँ पे भी सेट है हमारी कहानी, उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। एक नदी आ रही थी, उसका पानी ब्लू कलर का था, बहुत प्योर नदी थी। तो इस तरह जब लिखा रहता है ना, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन मोड समझते हैं, ठीक है। आई थिंक डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा। नरेशन में फिक्शनल या नॉन फिक्शनल कहानी सुनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते हैं कि 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग चीजें कैसी दिखती हैं। ओके, क्लियर होगी चीजें। थर्ड है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म। ओके, काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म। एक्सपोजिशन में हम कहानी भी नहीं सुनाते, एक्सपोजिशन में हम डिस्क्राइब भी नहीं करते कि चीजें कैसी दिखती हैं, हीरो कैसा दिखता है, जहां पे कहानी सेट है वो कैसी दिखती है। एक्सपोजिशन में ये सब नहीं होता। एक्सपोजिशन जो राइटिंग होती है उसमें सिंपली हम चीजों को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि अब ये हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसी चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, तो जितना मैंने नोट्स बनाया है, जिस तरह से बनाया है, उतना अगर पेपर में आप लिखाओगे तो फुल मार्क्स देने से वो पीछे नहीं हट सकता। इतना सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज जब वो भी देखते हैं ना, तो एग्जामिनर डायरेक्ट खच 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 चेक करते हुए निकल जाता है, 10 मार्क्स दे देता है। एक और टिप मैं देना चाहूंगा, अपना बेस्ट क्वेश्चन, अपना जो बेस्ट क्वेश्चन आता हो वो शुरुआत किया करो, ठीक है। और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेक्शन सी अगर सबसे पहले करते हो तो एग्जामिनर भी डायरेक्ट शुरू करता है 10 मार्क्स देना, फिर अगर उसका मूड चेंज होता है 10, 9, 8 इस तरह नीचे जाता जाता है ना, जैसे जैसे वो बोर होता जाता है, क्योंकि वो है इंसान, अगर तुझको भी कॉपी चेक करने को दे दी जाएगी तो शुरुआत के 1-2 पेजेस अच्छे से करोगे, फिर बोर हो जाओगे कि यार करके खत्म करो इसे, ठीक है। तो वही चीज है, साइकोलॉजी से खेलो, अपना जो बेस्ट आंसर है वो फर्स्ट पेज पर करो। हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो बेस्ट आंसर है वो पहला करो, फिर देन सेकंड, फिर थर्ड। किसी सीक्वेंस से मतलब मत रखो, जो बेस्ट आंसर आते हैं वो शुरुआत में करो। ओके, अब यही तुम सेक्शन ए से शुरू करते हो तो 2 मार्क्स देते हो जाता है, फिर उसे अचानक से लगता है 2 के बाद में इतना 10 मार्क्स क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। 10 मार्क्स अगर तुम डिजर्व भी करते हो ना, जब सेक्शन बी शुरू करते हो 10 मार्क्स, तो सोचता है 2 से 10, ना 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 8 देता है, 9 देता है, ठीक है। तो अपना बेस्ट आंसर सबसे पहले किया करो। फोर्थ मोड ऑफ डिस्कोर्स है आर्गुमेंटेशन, जिसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्गुमेंटेशन इज टू कन्विंस थ्रू लॉजिक। अब तक रट गया होगा, 2 बार और बोल दे रहा हूं। आर्गुमेंटेशन इज टू कन्विंस थ्रू लॉजिक, आर्गुमेंटेशन इज टू कन्विंस थ्रू लॉजिक। ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन अ बिलीफ और ओपिनियन दैट द राइटर होल्ड। कन्विंस हम क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि हम जो बिलीव करते हैं उसको हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तभी हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारी बात सुने, ठीक है। तो जो हमारा ओपिनियन है, जो भी हमारा बिलीफ है, उसको हम स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, ठीक है, तभी हम कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस चीज को हम अच्छे से मानते ही नहीं है, ठीक है, अगर हम मानते ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो भाई हम क्यों आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो भाई फिर कन्विंस करेंगे लॉजिक के थ्रू। ओके, तो जिसके लिए भी आप आर्गुमेंट कर रहे हो, आप उस ओपिनियन को स्ट्रांगली होल्ड करने चाहिए। ओके, तो कन्विंस द रीडर दैट इज ओपिनियन इज ट्रू। आर्गुमेंटेशन में हमें कन्विंस करना रहता है, अगर राइटिंग के थ्रू कर रहे हैं, कि रीडर माने कि हम जो बोल रहे हैं वो ट्रू है। द राइटर मस्ट बिल्ड अ केस टू सपोर्ट द थीसिस। मतलब कि एक ऐसा केस, एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो तुम्हारी थीसिस को सपोर्ट करता हो। अगर रीडर एक्सेप्ट कर लेता है सारे रीजन को, तुम्हारी आर्गुमेंटेशन सक्सेसफुल मानी जाती है। ओके, सो मोड ऑफ डिस्कोर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो हमने फोड़ दिया है। यहाँ पे ट्रिक क्या थी? डीन। ओके, फोर्थ है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस। क्या होती है कम्युनिकेटिव कंपिटेंस? जहां पे हमें लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए और कैसे उसे यूज करना है ये भी आना चाहिए। सो कम्युनिकेटिव कंपिटेंस इज नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज प्लस द एबिलिटी टू यूज इट इफेक्टिवली, तब हम कंपिटेंट माने जाएंगे। एंड ऑल्सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट वेल, यानी लैंग्वेज आनी भी चाहिए और उसे इफेक्टिवली यूज करना भी आना चाहिए। ये ना हो कि लैंग्वेज आती तो है लेकिन बोलना नहीं आता, अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो आप कंपिटेंट नहीं माने जाओगे। लेकिन ये दोनों चीज स्किल होने के बाद भी आपको सामने वाले की बात समझने की भी स्किल होनी चाहिए, ठीक है, तब आप कंपिटेंट माने जाओगे, कम्युनिकेटिव कंपिटेंट माने जाओगे। ओके, नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू यूज इट इफेक्टिवली इज नोन एज कम्युनिकेटिव कंपिटेंस। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। कैसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 वेज हैं,
4 स्किल हमें आनी चाहिए। लिंग्विस्टिक स्किल, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब वोकैबलरी, तो मतलब अच्छी ग्रामर होनी चाहिए, अच्छे से पंक्चुएशन मार्क्स, अच्छी स्पेलिंग का यूज करोगे तो लिंग्विस्टिक स्किल में आप अच्छे हो जाओगे, जिससे कि बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल बहुत ही इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक मतलब ओवरकम लैंग्वेज गैप्स, प्लान एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, अचीव कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी। ठीक है, स्ट्रैटेजी कभी हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक कंपिटेंस क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं ना, जो भी हमारा हिंड्रेंस आ रहा है उसको स्ट्रैटेजीज के थ्रू अवॉइड करना। अगर बैड गैप आ रहा है, गलत गैप आ रहा है, तो उसको हमें रिस्टोर करना है कि जो प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है कैसे हमें स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसे रिस्टोर करेंगे, वो हमारी स्ट्रैटेजिक स्किल्स होती हैं। ठीक है। थर्ड, सोशियो लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज भी आनी चाहिए, साथ में सोशल स्किल्स भी आनी चाहिए कि कैसे में पोलाइट रहना है, क्या फॉर्मेलिटी करते हैं, कितना डायरेक्टली बोलना है, कितना इनडायरेक्टली बोलना है। ये कुछ सोशल रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, जो कि हमें सोशियो लिंग्विस्टिक स्किल्स के रूप में आने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए? लिंग्विस्टिक स्किल्स, यानी ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। ओके। स्ट्रैटेजिक में हमें जो भी गैप आ रहा है उसको पहचानना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एंड रिस्टोर करना आना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन को। ओके। थर्ड, सोशियो लिंग्विस्टिक, जिसमें हमें सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज आने चाहिए कि कितना फॉर्मेलिटी के साथ बात करनी है, कितनी पोलाइटनेस के साथ बात करनी है, कौन से एक्सप्रेशन सही रहेंगे, किस जगह पे कौन सा एक्सप्रेशन सही रहेगा। मीन्स तमिलनाडु में कोई वर्ड और उत्तर प्रदेश में कोई वर्ड सेम हो सकता है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो सकती है। तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक स्किल्स है कि आप जहां पर हो वहां पे उस ईडियम, उस एक्सप्रेशन का सही से यूज करो, उस वर्ड का सही मीनिंग के साथ यूज करो। ओके। फोर्थ इज डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब कम्युनिकेशन, कैसे आइडियाज को हम कनेक्ट करते हैं। सो हमें डिस्कोर्स बना के रखना चाहिए, कोहेसिव एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज करके रखना चाहिए। ओके। इन 4 तरीकों से इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हो पाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आपको डिस्कोर्स कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली यहां पर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को आप किस तरह से यूज करते हो, ओरल या रिटन जो भी फॉर्म है, वहां आप वर्ड्स को कैसे यूज करते हो, वो होता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। मतलब लैंग्वेज के साथ आप कैसे खेलते हो, कितना इफेक्टिव तरीके से उसका यूज करते हो, इसी की नॉलेज को हम डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस कहते हैं। इसके लिए आप कोहेसिव वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो टेक्स्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए। ऑल्सो इट डील्स विद ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स सेंटेंसेस टू क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन। मतलब कि डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, हम यहाँ पे वर्ड्स को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को इस तरह से जोड़ते हैं कि जो बात है वो और इफेक्टिवली कन्वे हो। ठीक है। एंड हाँ यार, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर कर बताओ कि कैसे नोट्स लग रहे हैं और कैसा लगा पढ़ के। ठीक है। सो नेक्स्ट स्किल जो हमें इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आनी चाहिए वो है सोशियो लिंग्विस्टिक कंपिटेंस। क्या होता है ये? इट इज द नॉलेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल रूल्स ऑफ यूज, यानी कि सोशल एंड कल्चरल रूल्स जो किसी जगह के होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। ये नहीं कि जो हम इंडिया में सीख रहे हैं वही जाकर चाइना में अप्लाई कर दिया, वही जाकर जापान में अप्लाई कर दिया। जहां पर हो आप, वहां के सोशल एंड कल्चरल रूल्स के बारे में अवेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नॉलेज ऑफ सोशियो कल्चरल रूल्स, ये पॉइंट जरूर लिख के आना। ओके। सोशियो लिंग्विस्टिक कंपिटेंस इज नॉलेज ऑफ सोशियो कल्चरल रूल्स। ओके। नोइंग हाउ टू यूज एंड रिस्पॉन्ड टू लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। ठीक, मतलब कि कैसे हमें यूज करना है लैंग्वेज का जिस जगह पर हम हैं, और कैसे वहां पे हमें रिस्पॉन्ड करना है, इसकी नॉलेज और इसके बारे में अवेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर सू का मतलब क्या होता है, कुछ और करना होता है, एक नंबर होता है। लेकिन अगर हम अमेरिका चले जाते हैं तो वहां पे सू का मतलब होता है कि आपने किसी के ऊपर केस फाइल कर दिया है। तो ठीक है, आप वहां सू बोल रहे हो तो लोग कुछ और समझेंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर सू करूंगा, और अगर इंडिया में बोलोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर सू करूंगा तो यहाँ कुछ और लोग समझेंगे। ठीक है। तो जहां पर हो, जिस जगह पर हो, वहां के सोशल एंड कल्चरल रूल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बीइंग अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट होने का क्या मतलब है कि हमें पता हो कि वहां के कल्चर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। वहां के पोलाइटनेस इंडिसेस क्या क्या हैं। ठीक है, कितनी चीज को आप पोलाइट मानते हो। यूपी में तो तू तड़ाक करने की आदत है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यही तू तड़ाक आप किसी शांत जगह पर जाकर कर दो तो लोगों को लगेगा कि यार ये लड़ने आया है क्या। पोलाइटनेस इंडिसेस हर जगह का अलग होता है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या रिस्ट्रिक्शन है वहाँ के कल्चर की, क्या पोलाइटनेस इंडेक्स है वहाँ का। ठीक है। नेक्स्ट, नोइंग व्हाट द पॉलिटिकली करेक्ट टर्म वुड बी फॉर समथिंग, यानी कि बीच का रास्ता। पॉलिटिकली करेक्ट टर्म क्या होता है कि ना आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट करो, ना शांति से बैठो,
एक बीच का जो आंसर होता है दैट इज पॉलिटिकली करेक्ट टर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आपको निकलना है, ठीक है। एंड एटीट्यूड, फ्रेंडली, कर्टसी, अथॉरिटेटिव, क्या क्या माना जाता है, कौन कौन से वर्ड ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो सोशियो लिंग्विस्टिक कंप्यूटर्स का मतलब है कि हमें सोशियो कल्चरल रूल के बारे में पता होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड वहाँ पे सुटेबल है, क्या यूज करना चाहिए वो आना चाहिए, क्या हमें पोलाइटनेस इंडिसेस है वहाँ की, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन जो कि हमें बोलने से बचना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक कंपीटेंस। पहले हमने डिस्कोर्स पढ़ा, देन सोशियो लिंग्विस्टिक पढ़ा, एंड थर्ड स्किल जो हमें आनी चाहिए वो है स्ट्रैटेजिक कंपीटेंस। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रैटेजिक कंपीटेंस का ये मतलब है कि हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि किस तरह कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द अकर, मतलब कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो यार कई चीज़ों की वजह से ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं, जैसे कि नॉइज़ की वजह से ब्रेकडाउन आ जाता है, या हमारे खराब व्यवहार या कुछ ऐसे वर्ड्स की वजह से ब्रेकडाउन आ सकता है। तो हमें एबिलिटी होनी चाहिए, ये आना चाहिए कि हम पकड़ लें कि यार यहाँ पे हमारे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन आ रहा है, और तुरंत उसको रिपेयर करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटजिक कंपीटेंस, यानी कि कम्युनिकेशन के बीच ब्रेकडाउन जो आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना एंड रिपेयर करने की स्किल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजिक कंपीटेंस। बैकग्राउंड नॉइज में हिंडर कम्युनिकेशन, बताया मैंने अभी कि नॉइज की वजह से क्या होता है? हिंड्रेंस आ सकता है। तो स्पीकर को क्या आना चाहिए? कैसे कम्युनिकेशन चैनल को हमें बनाए रखना है, उस नॉइज के बीच में भी कैसे अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, कैसे अपने जेस्चर्स को मॉड्यूलेट करना है ताकि कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन ना आए। इफ द कम्युनिकेशन वॉज अनसक्सेसफुल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, ये सब नॉइज वाइज एक्सटर्नल फैक्टर है ना, या कुछ भी हो रहा है बाहर, तो उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन आ रहा है तो हमें आना चाहिए कि कैसे रिस्टोर करना है कम्युनिकेशन को, ओके। सो स्ट्रैटेजिक कंप्यूटर्स का मतलब है कि कैसे एक कम्युनिकेशन जो टूट रही थी उसको हमें बचाना है, पहचानना है कि ब्रेकडाउन आ रहा है और उसे तुरंत ठीक करना है, ओके। जो भी फैक्टर्स है उनके होने के बावजूद भी हमें कम्युनिकेशन चैनल को मेंटेन रखना है, ओके। सो कॉन्ग्रेट्स गाइज, हम फोर्थ यूनिट के लास्ट टॉपिक पर आ पहुंचे हैं। क्या है वो लास्ट टॉपिक? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल या रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो यार नेचुरल सी बात है, ओरल या रिटन फॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? पहली चीज, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लिखा पढ़ी का काम यार टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, पहला पॉइंट लिख कर आना, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंसिव होता है। लिखा पढ़ी का काम एक्सपेंसिव होता है, भेजना, रिटर्न विटर्न, लेटर वेटर लिखना, ठीक है। थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक, इसमें तुरंत फीडबैक मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, ओके। फोर्थ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, इसने ये बोला उसने वो बोला, तो अकाउंटेबिलिटी का लैक, मतलब लैक बोल रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी लैक करती है, ओके। फिफ्थ है चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी चांस आता है। तो यार जो पहले दो पॉइंट है, पहले तीन पॉइंट है वो रिटर्न कम्युनिकेशन के हैं। वर्बल के दो पार्ट होते हैं ना, ओरल रिटर्न। फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स रिटर्न की हैं, लास्ट टू प्रॉब्लम्स ओरल की हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, भैया ओरल और रिटर्न तो वर्बल में आ गए, तो नॉन वर्बल का मतलब है कि जब जहां जेस्चर्स यूज होते हैं, जहां बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, तो तब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बैड आई कॉन्टैक्ट, यानी खराब आई कॉन्टैक्ट की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेशन में। देन प्रॉब्लम ऑफ फेक बॉडी लैंग्वेज, आप ज्यादा ही हाथ पैर को चला रहे हो, ज्यादा ही पावरफुल पॉस्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फेक बॉडी लैंग्वेज का पता लग जाता है, ओके। सो इससे भी प्रॉब्लम आती है, नेचुरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। थर्ड, बैड पॉस्चर, खराब तरीके से बैठना, खराब तरीके से खड़े होने से भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो बैड पॉस्चर कैन क्रिएट प्रॉब्लम। एंड लास्ट पॉइंट, रॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशन, उल्टे सीधे एक्सप्रेशन देना, आंखें इधर उधर मोड़ना, ओके। सो इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो यार नॉन वर्बल आप याद रखो, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है तो अपने आप बना के लिख सकते हो आंसर, ठीक है। ये चार पॉइंट वैसे समझ तो आ गए होंगे। एंड वर्बल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, फीडबैक नहीं मिलता है, अकाउंटेबिलिटी लैक करती है, और मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, ओके। सो लास्ट टॉपिक को भी हमने किल कर दिया है। आई थिंक यूनिट 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ लेना, ओके। जब भी मैं खाली होऊंगा, आपके एग्जाम के टाइम तो मैं एक्टिव रहूंगा ही कमेंट सेक्शन में, तो जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली पूछ लेना, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर यूनिट 4। सो यहां पर हमारी यूनिट 4 खत्म होती है। बाय बाय।